गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग कल परिवार पढ़ रहे थे, परिवार के विषय में पढ़ा था। आज हम लोग नातेदारी पढ़ेंगे। बच्चों, आप लोग वीडियो बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं कि ऐसा लगता है कि वीडियो बनाना ही बेकार है। जब आप लोगों को पढ़ना नहीं है तो मेरे वीडियो बनाने से क्या मतलब है। जिनके लिए मैं भेज रही हूँ वो लोग ही नहीं वीडियो देख रहे हैं। उम्मीद है आप लोग वीडियो देखेंगे। देखिए, नातेदारी क्या है। हम समाज में, जिस समाज में रहते हैं वहाँ तमाम तरह के रिश्ते पाए जाते हैं। हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं तमाम तरह के वहाँ पर हमसे संबंध रहता है, नातेदारी रहती है। यानी नातेदारी व्यवस्था रिश्ते नाते के आधार पर मानवीय संबंधों की एक व्यवस्था है। देखिए, व्यक्तियों के बीच नातेदारी वे सूत्र हैं जिनके वे सूत्र होते हैं जो या तो वंश परंपरा के माध्यम से जुड़े रहते हैं या विवाह आदि होने के पश्चात नए संबंध बनते हैं। देखिए, व्यक्ति दो परिवारों को सदस्य माना जाता है। एक परिवार वो जिसमें उसका जन्म हुआ है और दूसरा परिवार वो जहाँ पर उसका विवाह हुआ है। दोनों पक्षों के रिश्ते नातेदार हमसे जुड़े रहते हैं। देखिए, नातेदारी का अर्थ क्या है। व्यक्ति का जिस परिवार में जन्म होता है, जहाँ उसका पालन पोषण होता है, जहाँ उसकी सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, जहाँ वह चीज़ों को सीखता है, जीवन के उद्देश्यों, मूल्यों, विचारों, भावनाओं, इन सब का जहाँ उसका डेवलपमेंट होता है। प्रत्येक बालक को माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, अनेक प्रकार के रिश्तेदारों का पता परिवार से ही चलता है, क्योंकि वो शुरुआत में उन सब चीज़ों को नहीं जानता, लेकिन परिवार में रहकर ही उसे इन सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है। तो नातेदारी व्यवस्था जो क्या है, रिश्तेदारों की एक सिस्टेमेटिक व्यवस्था है जिसको कई समाजशास्त्रियों ने परिभाषित भी किया है। जैसे रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा है, चार्ल्स विनेक ने कहा है। नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आते हैं जो कि अनुमानित और वास्तविक वंशावली संबंधों पर आधारित होते हैं। इन परिभाषाओं को आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में, बोर्ड में आप परिभाषाएं, अर्थ जब क्लियर अच्छे से हाईलाइट करके लिखेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, नहीं तो फिर आपको एवरेज मार्क्स ही मिलेंगे। अब नातेदारी के भेद क्या हैं। नातेदारी को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो रक्त संबंधित नातेदारी, दूसरी विवाह से संबंधित नातेदारी। रक्त संबंधित नातेदारी कौन सी होती है। रक्त संबंधित नातेदारी वह है जिसमें हमारे ब्लड के रिलेशन रहते हैं, जैसे भाई बहन है, बुआ हैं, चाचा ताऊ, मामा, ये सब हमारे खून के रिश्ते होते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, रक्त संबंधी नातेदारी। विवाह संबंधी नातेदारी वह होती है जो विवाह के पश्चात हम जिन संबंधों से जुड़ते हैं वो हमारी विवाह संबंधी नातेदारी है। जैसे एक स्त्री अपने पति अथवा एक पति या अपनी पत्नी से संबंध, अथवा पति पत्नी, बहनोई, दामाद, जीजा, फूफा, नंदोई, मौसा, साड़ू, पुत्रवधू, भाभी, देवरानी, ये सब संबंध अब कब मिलते हैं। ये सारे रिश्ते हमें विवाह के पश्चात मिलते हैं। तो हमारी दूसरी जो नातेदारी है वो क्या है, विवाह संबंधी नातेदारी। अब देखिए, नातेदारी की कुछ श्रेणियाँ भी हैं। एक है हमारी प्राथमिक नातेदार और दूसरे हैं हमारे द्वितीयक नातेदार। प्राथमिक नातेदार कौन से होते हैं, जिन रिश्तेदारों के साथ हमारा प्रत्यक्ष वैवाहिक या रक्त का संबंध होता है। जैसे हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं वो हमारे सब कैसे हैं, वो हमारे प्राथमिक नातेदार हैं। जैसे पति पत्नी, पिता पुत्र, माता पुत्री, पिता पुत्री, छोटे भाई, बड़े भाई बहन, एक परिवार में जो रहते हैं वो हमारे प्राथमिक नातेदार हैं। द्वितीयक नातेदार कौन से हैं, इसमें हम उन रिश्तेदारों को सम्मिलित करते हैं जो हमारे प्राथमिक नातेदारों के प्राथमिक संबंधी होते हैं। यानी उनके वो जो संबंधी होते हैं उनको हम द्वितीयक कहते हैं। ये इसके अंतर्गत जैसे बहनोई, साले के संबंध,
ये बाद में जुड़ते हैं तो ये द्वितीयक हो गए। दादा पोते में संबंध, चाचा भतीजे में संबंध, देवर भाभी में संबंध, ये हमारे द्वितीयक नातेदार हैं जो हमसे बाद में जुड़ते हैं। इनका हम जन्म के समय ये हमारे नहीं होते, लेकिन जब हमारा विवाह हो जाता है तब हमारा इनसे संबंध बनता है। तो ये हमारे द्वितीयक श्रेणी के नातेदार हैं। तीसरे हैं हमारे तृतीयक नातेदार। तृतीयक नातेदार कौन होते हैं? इसमें उन नातेदारों को सम्मिलित किया जाता है जो हमारे द्वितीयक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी हैं, अर्थात साले की पत्नी, साले का लड़का, परदादा, ये तृतीयक नातेदार हैं जो हमारे संबंधों से जुड़ते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट है नातेदारी शब्दावली। ये क्या है? वर्गीकृत नातेदारी शब्दावली और विशिष्ट नातेदार शब्दावली। अब वर्गीकृत नातेदार शब्दावली क्या है? वर्गीकृत नातेदारी शब्दावली, इसमें अनेक नातेदारों को एक श्रेणी में रख दिया जाता है और सबको एक ही नाम से संबोधित किया जाता है, यानी रिश्ता सारे के सारे एक श्रेणी में रख दिए गए। ये वर्गीकृत हो गई। जैसे अंग्रेजी शब्द में अंकल का प्रयोग चाचा, ताऊ, मौसा, फूफा, किसी को भी हम अंकल बोल सकते हैं। जबकि कजिन शब्द का प्रयोग चचेरे, ममेरे, कोई भी भाई हो हमारा किसी भी रिलेटिव का, उसको हम कजिन बोलते हैं। ये हमारी क्या होगी? वर्गीकृत नातेदारी, मतलब एक कॉमन नातेदारी। विशिष्ट नातेदारी क्या है? विशिष्ट नातेदारी शब्दावली, इसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक पृथक शब्द का प्रयोग किया जाता है जो हमारे भारतीय समाज में मौजूद है। जैसे माँ, चाचा, मामा, मौसा इत्यादि इस शब्दावली के प्रमुख उदाहरण हैं। इसके अनुसार हर व्यक्ति के लिए हम एक विशिष्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। अब नातेदारी की रीतियाँ क्या हैं, कैसे ये चलती है? परिहार संबंधी नातेदारी, ये बहुत कॉमन है बच्चों, हम सब लोग ये सब चीज़ें देखते रहते हैं, तो मैं समझती हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। परिहार संबंधी नातेदारी, यह वह रीति है जिसमें दूरी बना कर रखते हैं। जैसे ससुर बहू, ये है हमारी परिहार नातेदारी है। सास दामाद, इनसे हम थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं, पर्दा रहता है, इनसे थोड़ा सा लिहाज रहता है। परिहास संबंधी नातेदारी, कुछ रिश्ते नाते ऐसे होते हैं जिनमें परिहास चलता है, जैसे देवर भाभी हैं, जीजा साली हैं, बहनोई साला बहनोई हैं, तो इनमें हमेशा हंसी मजाक चलता है, तो परिहास संबंध होता है। माध्यमिक संबोधन, इस रीति में नातेदार को संबोधित करने के लिए किसी अन्य को माध्यम बनाया जाता है। जैसे जिन संबंधियों के नाम पुकारना अच्छा नहीं समझा जाता, उनमें यह रीति प्रचलित है। जैसे गांव में पत्नी अपने पति को नाम न लेकर उसे पुकारने के लिए बच्चे को माध्यम बनाती है, यानी पप्पू के पापा, इस तरह से शब्दों के बच्चे का नाम लेती है, फिर उसके आगे पापा लगा देती है, तो इस तरह से उनको संबोधित करते हैं। ये है हमारे माध्यमिक संबोधन। मातुले, इस रीति में मामा भांजे भांजी के संबंध को प्राथमिकता दी जाती है। जैसे मातृसत्तात्मक समाजों में प्रचलित है तथा बच्चों पर पिता से अधिक मामा का अधिकार होता है। संपत्ति का उत्तराधिकार भी भांजे भांजियों का होता है, अतः इस रीति को मामा स्थान सर्वोपरि होता है, यानी इसमें मामा का स्थान सबसे ऊंचा होता है और उत्तराधिकारी भी मामा भांजे ही होते हैं। और ये कहाँ, इनमें बच्चों पर पिता से ज़्यादा किसका हक होता है? मामा का हक होता है। पितृस्वसेय, इसमें क्या होता है, यानी पिता की जो बहन होती है बुआ, जिसको हम लोग बुआ बोलते हैं, उनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। बुआ को माता से भी अधिक सम्मान दिया जाता है तथा बच्चे का विवाह बुआ ही करवाती हैं और विवाह में बुआ का विशेष महत्व रहता है। और संपत्ति, बुआ की संपत्ति में बच्चों का अधिकार होता है। सहकष्टी, इसे सह प्रसविता भी कहते हैं। कुछ बच्चे जो गांव जाते होंगे उन बच्चों को पता होगा कि जैसे कोई महिला किसी बच्चे को जन्म देती है तो इसमें पति जो रहता है वो स्त्री के समान ही व्यवहार करता है और उसको कष्ट प्रदर्शित करने की उससे आशा की जाती है। जैसा भोजन प्रसवा खाएगी, यानी जिसने बच्चे को जन्म दिया है वो करेगी, वैसा ही भोजन पति को दिया जाएगा। वो दाढ़ी वाड़ी भी नहीं बनवाते, अलग रहते हैं और
कुछ जो नॉर्मल उनकी दिनचर्या रहती है उससे उनकी दिनचर्या अलग रहती है, अलग कमरे में उनको रखा जाता था तथा प्रसव अवधि के लिए उनको अछूत माना जाता है। ये हमारा है सहकष्टी, यानी पत्नी के साथ जो व्यवहार हुआ होता है जैसा वैसा ही पति भी को भी अलग रखा जाता है, सेम खाना दिया जाता है और उसे कुछ दिन वो कष्ट के बिताने पड़ते हैं। बच्चे को नहीं देखना है, पत्नी को नहीं देखना है, तो इस तरह की रिवाजें प्रथाएं प्रचलित हैं। बच्चों ये हमारा नातेदारी चैप्टर ख़त्म हो गया। आज हमारा ये चैप्टर सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन समाप्त होता है। कल मैं इसके आपको क्वेश्चन आंसर भेज दूँगी और वैसे मैंने इससे अगले वाले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको भेजे हैं कुछ, इसके भी मैं भेज दूँगी। थैंक यू।